नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें। जो पहली बार देख रहे हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश चैप्टर का नाम है। अब चलिए देखते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। रेणुका जी थी वो बहुत ज्यादा उत्साहित थी, इसलिए कि उसके जो चाचा थे श्रीकांत, वो लगभग 4 महीने के बाद आज घर पे थे। वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। उसके जो चाचा थे वह वन्यजीवी फोटोग्राफर थे, जिनको बहुत ज्यादा यात्रा करनी पड़ती थी, बहुत यात्रा करते थे वो। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जो रेणुका थी वो बहुत छोटी उम्र से ही जो उसकी रुचि थी उसका वो वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहां रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। जब वो प्रकृति संबंधी बुक से उसका परिचय कराया तथा दूरस्थ भूस्थल एवं वहां जो लोग रहते थे उनकी तस्वीरों को दिखाया, तो वो सब सारी चीजें उसे क्या करती थी, बहुत ज्यादा आकर्षित करती थी। विश्व के विभिन्न भागों के निवासी, इसमें चित्र में दिया गया है विश्व के विभिन्न भाग हैं जो उनके निवासी कैसे कैसे होते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। उसके चाचा क्या कहते हैं कि इन तस्वीर के माध्यम से तुम विश्व के विभिन्न भागों में जो लोग किस तरीके से दिखते हैं, कैसा लुक होता है लोगों का, वो आप देख सकती हो इसमें। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं। इनमें जो हैं वो क्या हैं, शुष्क रेगिस्तान से हैं। कुछ बर्फीले प्रदेश से, तो कुछ क्या है, बर्फीले प्रदेश से हैं। एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं और कुछ क्या है, गर्म और नम वर्षा वाले वन वाले क्षेत्र से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, रेणुका ने क्या कहा, ये जो भी लोग दिख रहे हैं ये हम लोग से काफी क्या होते हैं, अलग दिख रहे हैं। वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही होती हैं। देखने में लोग भले ही अलग होते हैं, लेकिन उनको भी भोजन की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है, मकान की जरूरत पड़ती है, और भी जो जीवन शैली की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, उन लोगों को भी जैसे हम लोग को जरूरत पड़ती है वैसे उन लोगों को भी जरूरत पड़ती है, श्रीकांत चाचा ने कहा। रेणुका के चाचा जो थे वो समझाए श्रीकांत जी। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं। उन लोगों के बच्चे भी जैसे तुम खेलती हो वैसे वो लोग भी क्या करते हैं, खेलते हैं। कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं, जैसे सभी बच्चे करते हैं। कभी झगड़ा करेंगे, कभी समझौता कर लेंगे, कभी गाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी घरेलू कार्य में जो घर का काम होता है उसमें अपने परिवार वालों की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। वैसे ही
सब जगह के बच्चे होते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। और वे क्या होते हैं? प्रकृति के करीब रहते हैं, इसलिए कम एज में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं, जीवन की शुरुआत में ही। वे मछली पकड़ना एवं वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। मछली पकड़ना सीख जाते हैं और वनों से सामग्री एकत्र करना भी क्या करते हैं? सीख जाते हैं। अध्याय 8, 9 एवं 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में क्या करेंगे? सीखेंगे। अमेज़न बेसिन में जीवन। अब देखते हैं अमेज़न बेसिन में जो जीवन होता है वो कैसा होता है। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। अमेज़न बेसिन का क्या करेंगे? मानचित्र देखेंगे। अमेज़न बेसिन दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है और यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यही क्या है? अमेज़न बेसिन है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। यह जो प्रदेश होता है वह कैसा है? उष्णकटिबंधीय है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है उससे 10 डिग्री उत्तर वाले भाग को और 10 डिग्री दक्षिण वाले भाग को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रदेश से होकर के बहती है। जो अमेज़न नदी है वह क्या होती है? इसी प्रदेश से होकर के बहती है। यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग कि यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर इधर से ये पश्चिम है, यहाँ पर्वतों से निकल करके कहाँ पहुंचती है? आंध्र महासागर में। ये जो एरिया है यह आंध्र महासागर का एरिया है। किस प्रकार से पहुंचती है? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अब ये नदी अमेज़न नदी ऐसे बहते हुए यहाँ पे गिर रही है। कहाँ? आंध्र महासागर में। तो जहाँ पे ये गिरती है यही क्या होता है? नदी का मुहाना होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। अमेज़न में जब बहुत सारी नदियां आकर के मिलती हैं तो ये एक बेसिन का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। बेसिन मतलब कटोरे नुमा आकृति होती है। बीच में ये क्या होता है? गहरा होता है और इस किनारे से आकर के दोनों साइड से यहाँ नदी गिरती है तो ये एक बाउल के समान हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। कैचमेंट एरिया। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है। यह नदी कहाँ से प्रवाहित होती है? बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला। ये इक्वेडोर है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है। इन सब छोटे भागों से क्या होती है? प्रवाहित होती है।
क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? आइए हम मैप में देखते हैं कि विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर के क्या होती है, गुजरती है। ये है 0 डिग्री, इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये ब्राजील है, ये येलो वाला जो है कोलंबिया है, ये पेरू है और ये इक्वेडोर। इन 4 देशों से होकर के गुजरती है। ब्राजील हो गया, कोलंबिया हो गया, पेरू हो गया और इक्वेडोर हो गया। और ये जो नदी है इसे ही हम क्या कहते हैं, अमेज़न नदी कहते हैं, जो अटलांटिक महासागर में आकर के गिरती है। ये माउथ ऑफ द अमेज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को हम क्या कहते हैं, अमेज़न का मुहाना कहते हैं। और यहाँ पे एक और रेखा गुजरती है, मुख्य रेखा, ये मकर रेखा है, जो ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ब्राजील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से और चिली से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि जो अमेज़न का नाम पड़ा वह किस वजह से पड़ा। तो रोमन साम्राज्य के जो अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रमण समूह की याद दिला दी, जो क्या थी, सिर पर सुरक्षा कवच एवं घास के स्कर्ट पहने कुछ आदिवासियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, इसका नाम अमेज़न पड़ा। शब्दावली, सहायक नदियां, यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती हैं। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका क्या होता है, बेसिन होता है, अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, या तो बेसिन कहते हैं, नहीं तो जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। जलवायु, जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अमेज़न बेसिन कहाँ फैला हुआ है, भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। अभी हम लोगों ने मैप के माध्यम से भी अमेज़न बेसिन को, अमेज़न नदी को देखा, उसके बेसिन को देखा मैप में। और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ की जो जलवायु होती है वो कैसी होती है, गर्म होती है और नम होती है, यानी उसमें नमी आर्द्रता भी होती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति होती है। तापमान भी उच्च होता है और आर्द्रता भी क्या होती है, अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है।
वर्षा वन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिनके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ की जो भूमि होती है वहाँ पे प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जो वन होते हैं वो काफी सघन होते हैं एवं नम बना रहता है, नमी बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकज, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी, जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। यहाँ इस क्षेत्र में जो पक्षी होते हैं उनके जो चोंच होते हैं वह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जैसे ये टूकन का दिया गया है फिगर, इसमें जो इसका चोंच है वह काफी लंबा है, बड़ा है। प्राणियों में बंदर, अस्लाथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की वाले टैपिर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती हैं। सांप और सरीसृप की जो विभिन्न प्रजाति होती हैं वो भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजाति भी अमेज़न नदी में पाई जाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। जीवों की विविधता के कारण यह बेसिन क्या है, असाधारण रूप से समृद्ध है, काफी समृद्ध है, क्योंकि इसमें जीवों की विविधता पाई जाती है। वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसी प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं। उन्हें देखें एवं अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताएं। जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्य टेपियोका, अनाज एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है। मछली का शिकार मिलना अनिश्चित होता है, इस वजह से ये क्या करते हैं, अनानास एवं शकरकंद भी उगाते हैं।
ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये कर्तन और दहन कृषि, मतलब पहले जंगल को साफ करेंगे, उसके बाद से वहां पे कुछ टाइम तक फसल उगाएंगे, फिर वो जमीन अनउपजाऊ हो जाती है, यानी उसमें पोषक तत्वों की जब कमी हो जाती है तो सेम प्रोसेस अन्यत्र जगह पे करेंगे, वहां भी पेड़ों की कटाई करके साफ सफाई करके फिर वहां कुछ टाइम तक उगाएंगे। इस कृषि को हम क्या कहते हैं, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इनका मुख्य आहार मेनियोग है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफी, मक्का एवं कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। कॉफी, मक्का और कोको जैसी जो नगदी फसल होती है वह भी क्या होती है, यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाते हैं, बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की ही एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर उस जो क्षेत्र है उससे बाहर निकाल करके मूल आबादी को नए क्षेत्र में बसाना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। जो जैव विविधता वाले जो वर्षा वन है वह क्या हो रहे थे, धीरे धीरे नष्ट हो रहे थे। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाता है। जो घना वन है वह बंजर भूमि में बदल जाता है। वनों का क्रमिक विनाश। अब देखिए इसमें जो वन को दर्शाया गया ये काफी घना है। इधर देखिए विकास के कारण इसकी जो एरिया है वो घटती जा रही है। इसमें देखिए इसमें और कम हो गया है। तो जैसे जैसे विकास हो रहा है वैसे वैसे वनों का जो एरिया हो रहा है वह कम होते जा रहा है। क्या आप जानते हैं कर्तन एवं दहन कृषि में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काट कर भूमि साफ करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा और हमने बताया भी कि क्या करते हैं, पहले वृक्षों को काट करके झाड़ियों को काट करके साफ किया जाता है भूमि को, फिर इनको जलाया जाता है, उनके पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इन साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। जमीन के इन टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में जो पोषक तत्व
होते हैं उनका अभाव हो जाता है, इसलिए इन टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे-छोटे वृक्ष उगाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है, तब लोग भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। कितने डिग्री से? 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियां एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां इसमें प्रवाहित होती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। अब एटलस लेंगे, उसके बाद से उस ब्रह्मपुत्र की जो कुछ सहायक नदियां हैं उसके नाम को हम क्या करेंगे? ढूंढेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा। अब ये देखिए मैप इंडिया का बना हुआ है, इसमें दिया गया है भारत गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो ये हो गई गंगा नदी और ये है निकल करके आ रही है तिब्बत से होते हुए मानसरोवर झील से निकल करके आती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा गंगोत्री से निकलती है और यहाँ के मानसरोवर से निकलती है ये ब्रह्मपुत्र नदी। फिर ये बांग्लादेश में होते हुए आती है, फिर इधर से ये गंगा आकर के जब ये दोनों मिल करके फिर यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम एटलस में गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को देखते हैं। तो ये देखिए ये है गंगा नदी जो गंगोत्री से निकल करके आती है। ये गंगा नदी ऐसे आ रही है, ऐसे फिर ऐसे होते हुए ये फिर यहाँ पश्चिम बंगाल में आई, फिर यहाँ से ये बांग्लादेश में एंट्री कर लेती है। फिर इधर ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है इधर। फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ये प्रवेश करती है इंडिया में। उसके बाद से ये असम होते हुए फिर यहाँ पे बांग्लादेश में एंट्री करती है। फिर ये दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद से ये इसका नाम यहाँ पे पद्मा हो जाता है। फिर इसके बाद से ये गंगा में ये जो है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी रामगंगा हो गई, गोमती हो गई। ये रामगंगा है, गंगा में आकर के मिलती है। ये गोमती है, ये घाघरा नदी है, ये राप्ती है, गंडक है, कोसी है। फिर इधर से यमुना आकर के मिलती है। उसके बाद से सोन नदी मिलती है। फिर ये पुनपुन नदी मिलती है इधर से, और ये ब्रह्मपुत्र में नदी आकर के मिलती है। ये मानस है, सुवंश्री है। तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हो गई, सुवंश्री हो गई, मानस हो गई, संकोश हो गई, और यहाँ पे दिबांग नदी आकर के मिलती है। तो ये सारी नदियां क्या है? ब्रह्मपुत्र की
सहायक नदी है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए। उन राज्यों के नाम बताइए जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। अभी हम लोगों ने एटलस के माध्यम से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी को देखा, उसके बेसिन को देखा। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रचुर भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बेसिन के लिए प्रतिकूल हैं। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के कारण मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं। अतः यहाँ जनसंख्या सघन घनत्व वाली अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। कृषि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा एवं अन्य जूट जैसी नगदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में क्या मिलते हैं? चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। वेदिका बना करके क्या किया जाता है? फसल उगाया जाता है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का नाम बताइए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरण, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का जो है वह 1029 तथा बिहार का जूट, बांस एवं सिल्क के बने हस्तशिल्प एकत्र चित्र हैं। उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों का पता लगाएं जहां उनका निर्माण हुआ था। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू,
कतला एवं हिसला मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। जो भी लोग ये बेसिनों के आसपास रहते हैं, जैसे डेल्टा क्षेत्र में, इन लोगों के भोजन का जो मुख्य आहार होता है वह क्या होता है? मछली और चावल होता है। अब ये झील जीविका का साधन। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाली मौन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन तथा चाप झील को साफ किया। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइड्रिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। अब यहाँ पे क्या आप जानते हैं? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। जो जहाँ पे ढाल खड़ी होती है, यानी पहाड़ी एरिया में हम क्या करते हैं? वेदिका का निर्माण करके और वहाँ पे कृषि करते हैं। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूंस अथवा अंधे डॉल्फिन कहा जाता है। सूंस की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। नदी में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफी मछलियां हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह सचमुच प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है। जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता, तब तक मत्स्य पालन को खतरा नहीं है। ये प्रदूषित नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। बेसिनों में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी भाग में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित है। पर्यटन इन बेसिन की मुख्य महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का
इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभय वन तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया। कितने तारीख को? 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है? नमामि गंगे किसके लिए शुरू किया गया? गंगा नदी के लिए। अब कुछ क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। टुकन क्या है? पक्षी है, पशु है, फसलें हैं। तो यह क्या है? पक्षी है। मैनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है? गंगा बेसिन का, अफ्रीका का, अमेजन का। तो कहाँ का है? अमेजन का है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? ऑरेंज, हुगली, भागीरथी। तो किस नदी पे? हुगली नदी। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? शंकुधारी वृक्ष, पर्णपाती वृक्ष और छुप। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं? तो शंकुधारी वृक्ष हैं, पर्णपाती वृक्ष हैं, छुप हैं। तो यह शंकुधारी वृक्ष होंगे क्योंकि यह हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? पर्वतों में, डेल्टा क्षेत्र में, अमेजन में। तो डेल्टा क्षेत्र में। इस तरीके से हम लोगों ने इस चैप्टर को समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।